ठीक है। 10%, देखिए जीपीएफ में भी 7% का तो अंशदान था ही, अंशदान नहीं कहेंगे, वो हमारा पैसा जमा होता था। एनपीएस में 10% होता है। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि हमारा पैसा ब्याज सहित हमको वापस मिले और हमारे पैसे पर ब्याज की गारंटी हो, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो एग्जिट है, थर्ड एग्जिट, उसे कहते हैं बिफोर सुपर एन्युएशन। अगर डेथ हो जाए तो भी एग्जिट हो जाएगा, अगर किसी की मौत हो जाए सेवा काल में तो भी एग्जिट हो जाएगा। ये तीसरा एग्जिट है। तीसरे एग्जिट में भी उन्होंने ये कहा है कि 80% जो कॉर्पस है उससे पेंशन बनेगी और जो 20% जो कॉर्पस है वो लमसम के रूप में आपको दे दिया जाएगा। अब इसमें इन्होंने एक नई बात जोड़ दी है। वो नई बात यह है कि अगर टोटल कॉर्पस 8 लाख से कम है या 8 लाख रुपए तक ही है तो ऐसे केसेस में पूरा का पूरा 8 लाख उठा करके उनको उसके परिवार को दे दिया जाएगा। ये एक नया बदलाव है, क्योंकि यहां पर पहले 5 लाख था, 8 लाख नहीं था, पांच भी नहीं था बल्कि 4 लाख था। तो ये एक नया बदलाव है इसमें। दूसरी उन्होंने ये बात कही है, एक और बदलाव किया है कि अगर मरने वाले का पैसा 8 लाख से ज्यादा है लेकिन 12 लाख से कम है तो क्या होगा। तो ऐसे केसेस में सपोज दैट किसी का 8,05,000 रुपए है। अब अगर 8 लाख रहता तो उसके परिवार को पूरा पैसा मिल जाता, लेकिन अगर 8,05,000 है तो उसको केवल 20% मिलेगा, यानी 1,60,000, और सारा पैसा एन्युटी कराना पड़ेगा। तो ये एक टेक्निकली प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कहा कि अगर 8 लाख से ज़्यादा है लेकिन 12 लाख से कम है तो ऐसे केस में क्या होगा कि 6 लाख रुपए निकाल करके दे दिए जाएंगे और 6 लाख की एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। ये एक, मैं कहूँगा कि एक नया बदलाव है इसमें एग्जिट के मामले में। फिर जो चौथा एग्जिट है, फोर्थ एग्जिट, जो लास्ट एग्जिट है, वो है डिस्चार्ज्ड बाय इनवैलिडेशन, मतलब अविधिमान्यता। मतलब अगर ये पता चले कि इसकी नौकरी 0 थी, गलत तरीके से नौकरी पा गया, इनवैलिडेशन के तहत अगर उसको डिस्चार्ज किया जाता है, या फिर डिसेबिलिटी के चलते, मान लीजिए नौकरी के दरमियान कोई डिसेबिलिटी हो जाती है जिसकी वजह से लगता है कि नौकरी नहीं कर सकता अब आगे, तो ऐसे केसेज में अगर उसको डिस्चार्ज किया गया, या फिर प्री मैच्योर एग्जिट हो रहा है। प्री मैच्योर एग्जिट का उन्होंने रखा है कि 15 साल के पहले उसको प्री मैच्योर एग्जिट कहा जाएगा। तो ऐसे केसेस में तो ये अब कई तरीके का हो सकता है। ये जो चौथा वाला एग्जिट है, यानी डिस्चार्ज बाय इनवैलिडेशन या डिसेबिलिटी या फिर प्री मैच्योर रिटायरमेंट, ये इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था। मतलब अगर 20 साल की नौकरी के बाद एग्जिट हो रहा है तो उस पर सुपर एन्युएशन वाले चार्जेस लगेंगे। सुपर एन्युएशन का मतलब 60 और 40, 60% तक वो पैसा विड्रा कर सकते हैं और 40% एन्युटी में लगाना पड़ेगा। दूसरा है 56J। 56J मतलब जबरिया रिटायरमेंट, अनिवार्य सेवानिवृत्ति। चूंकि अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी 20 साल की नौकरी के बाद ही दी जाती है तो उस केसेस में भी 60 और 40 का रेशियो होगा। तीसरा है रिटायरमेंट ऑफ ऑन इनवैलिडेशन, जिसको हमने पहले ही बता दिया। चौथा है एंटाइटलमेंट ऑन बोर्डिंग आउट फ्रॉम सर्विस ऑन डिसेबलमेंट। तो और चौथा है एब्जॉर्प्शन। कभी कभी क्या होता है कि मतलब जो है जैसे हमारे ऑर्डिनेंस के साथी हैं जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम करते हैं, बहुत सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कारपोरेटाइज कर दिया गया है, एब्जॉर्ब कर लिया गया है, तो उन केसेस में भी पहले वाले नियम ही लगेंगे जो कि 2015 के एग्जिट एंड विड्रॉल पॉलिसी थी। तो ये 4 बेसिकली एग्जिट एंड विड्रॉल पॉलिसी के तहत ये 4 बदलाव किए गए हैं। बदलाव तो इसमें केवल बीच वाला ही है, सुपर एन्युएशन से पहले अगर मौत होती है तो उस मामले में, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अगर सेम नहीं है तो वो हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, उनसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 60 साल के रिटायरमेंट के बाद कौन 20 साल 25 साल तक तो कोई पैसे को वहाँ पर इन्वेस्ट करके नहीं रखेगा, तो इलॉजिकल है वो। तो कल से मेरे पास बहुत सारे फ़ोन और मैसेज भी आ रहे थे कि इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो इसको मैंने कोशिश की है कि बहुत सरल और बहुत संक्षिप्त तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर दें कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।